हेलो एवरीवन। ये कक्षा 10 की गृह विज्ञान की बुक है जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेसन 8 अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। छात्राओं, जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। शुद्ध जल का ग्रहण करने से हमारा शरीर जो है निरोग बना रहता है, किंतु जब हम किसी कारणवश अशुद्ध जल अज्ञानतावश ग्रहण कर लेते हैं तो शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिश, अतिसार आदि इसमें जो है आते हैं। दूषित जल के माध्यम से इसके जीवाणु हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और वृद्धि करने लगते हैं और शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जल द्वारा रोगों का संवहन। जल के द्वारा रोगों का संवहन कैसे होता है? जल के द्वारा रोगों का संवहन इस प्रकार होता है, जैसे रोगी व्यक्ति के मल मूत्र, थूक, विसर्जन आदि को जब हम इधर उधर प्रवाहित कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो ये बह करके नदी नालों में जाता है, तालाब झीलों में जाता है, जहाँ के जल को ये दूषित कर देता है। जब ये जल किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है, ये अशुद्ध जल जब स्वस्थ व्यक्ति इसे ग्रहण कर लेता है तो ये जल के माध्यम से इसके जीवाणु जो है उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी पहुंच जाते हैं और उसे भी बीमारी ग्रस्त बना देते हैं। तो जल के द्वारा रोगों का संवहन इसी प्रकार से होता है। दूषित जल के माध्यम से रोगी के मल मूत्र, थूक, विसर्जन आदि से जो जीवाणु कीटाणु होते हैं ये जल में प्रवाहित होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवेश करते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देते हैं। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। आइए हम देखते हैं कौन कौन से रोग जो है अशुद्ध जल से उत्पन्न होते हैं। इसमें मेन है टाइफाइड, हैजा, पेचिश, अतिसार आदि रोग। यहाँ हम एक एक करके सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे नंबर 1 है टाइफाइड। टाइफाइड को मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहते हैं। इसे आंत का ज्वर या आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। यह लंबी अवधि का होता है, मतलब ये ठीक होने में समय लेता है, ये धीरे धीरे सही होता है। इसमें 7 से लेकर के 21 दिन तक इसका चक्र रहता है। कारण, इस रोग का क्या कारण है? यह जो है एक जीवाणु से होता है जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी है। साल्मोनेला टाइफी इसके जीवाणु का नाम है। यह जीवाणु रोगी के मल मूत्र, वमन, कफ आदि में के माध्यम से एक दूसरे जगह फैलते हैं और स्वस्थ व्यक्तियों के संपर्क में आने पर उन्हें भी संक्रमित कर देते हैं। यदि इनका निराकरण ठीक प्रकार से न किया जाए तो ये दूध, जल, भोजन आदि को दूषित कर देते हैं। जब हम रोगी व्यक्ति के मलमूत्र, थूक, विसर्जन, वमन आदि को इधर उधर फेंक देते हैं, ये हवा और धूल, मिट्टी या जल के माध्यम से जहाँ भी जाता है वहाँ अपने वायरस, बैक्टीरिया जो है छोड़ते जाता है, जिससे आपका भोजन, जल, दूध, पानी हर चीज़ जो है दूषित हो जाता है। इसलिए फलों और सब्जियों को उपयोग में लाने से पूर्व धोना आवश्यक है, क्योंकि खेतों में उगाए जाते हैं। जहाँ पे शौचालय नहीं है, गांव में लोग खेतों में ही जाते हैं और कचड़े आदि से ये बह करके पानी के माध्यम से ये खेतों में पहुँचते हैं और वहाँ के फलों सब्जियों को दूषित कर देते हैं। इसलिए जब भी फलों सब्जियों का सेवन किया जाए उसे खूब अच्छे प्रकार से धुल लेना चाहिए। संप्राप्ति काल। संप्राप्ति काल का मतलब क्या है? कितने दिन तक यह बीमारी का चक्र चलता है? ये 7 से 21 दिन तक 7 से 21 दिन तक इसका ड्यूरेशन रहता है। लक्षण, क्या लक्षण हो सकते हैं इसमें? सिर दर्द, बेचैनी, धीरे धीरे बुखार तेज होना और जो है इसमें ज्वर जो है चढ़ता उतरता रहता है। प्रातःकाल ज्वर का प्रभाव कम होता है, लेकिन रात्रि में ज्वर जो है बहुत तेज़ हो जाता है। बुखार रात में तेज़ चढ़ता है। पहले सप्ताह में 104 से 105 डिग्री तक यह बुखार पहुंच जाता है, मतलब इसमें बुखार जो है बहुत तेज़ चढ़ता है, 101 के ऊपर ही रहता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब तीसरे सप्ताह में रोगी को धीरे धीरे ज्वर से आराम मिलना शुरू हो जाता है। रोगी के शरीर पे छोटे छोटे मोती समान दाने निकल जाते हैं गर्मी से, आंतों में सूजन आ जाती है, आहार नाल संबंधी दोष उत्पन्न हो जाता है और जो कि बहुत
कष्टकारी है। कभी कभी इसका डबल इफ़ेक्ट आने लगता है, दोहरा प्रभाव भी आने लगता है कि एक बार सही हुआ नहीं कि दूसरी बार पुनः वो उत्पन्न हो जाता है। उपचार क्या करेंगे, किस प्रकार से हम इसमें रोगी की देखभाल करें। क्योंकि इसमें छोटी आंत प्रभावित होती है, इसलिए रोगी के पाचन को थोड़ा आराम देना चाहिए। आराम देने का मतलब है ऐसी चीज़ें हमें खाने में देनी है जिसके लिए पाचन में कोई कठिनाई ना हो, वह आसानी से पच जाए। तरल सौम्य अर्ध तरल आहार हमें देना चाहिए। मिर्च मसाले गरिष्ठ भोजन आदि नहीं देना है। जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, उबली चीज़ें हमें इसमें देनी चाहिए। रोगी को कुशल चिकित्सक को दिखाना चाहिए। रोगी को जो है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके उनसे परामर्श लेना चाहिए। दवा भोजन विश्राम समय पर उसको उपलब्ध होना चाहिए। समय समय पर दवाएं दें, रोगी को पूर्ण आराम करने दें और भोजन जो है एकदम तरल और सौम्य होना चाहिए। तरल अर्ध तरल दे सकते हैं जिसको आसानी से रोगी बिना चबाए भी खा सके और आसानी से वो उसके पाचन अंगों के द्वारा पच जाए। इसी तरह से हम देखते हैं भोजन में हम फटे दूध का पानी दे सकते हैं, जौ का पानी दे सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर के अनुसार जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो आहार हम इसमें दे सकते हैं। रोगी को पूर्ण विश्राम दें। रोगी के लिए पृथक कमरे की व्यवस्था करें। रोगी को उस कमरे में नहीं रखना चाहिए जहाँ पे परिवार के अन्य लोग भी हैं, क्योंकि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। ठीक है, रोगी के मल मूत्र कफ थूक को निसंक्रमित करना चाहिए। निसंक्रमित का मतलब क्या है, उसके मल मूत्र थूक कफ आदि पे फिनाइल या निसंक्रामक रसायन पदार्थ हमें डाल देने चाहिए, जिससे उसके जीवाणु जो है नष्ट हो जाएं, वो इधर उधर फैले ना। समय समय पर रोगी के तापमान को नोट करना चाहिए। बुखार का एक चार्ट बना लेना चाहिए, सुबह दोपहर शाम या 3 घंटे प्रति अंतराल के। उस चार्ट में तापमान को नोट करना चाहिए कि किस समय कितना डिग्री बुखार है। इस प्रकार से हम इसमें टाइफाइड में रोगी की देखभाल करेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही, आगे पुनः इस पर एक और चर्चा होगी।